RPWD नावाचा जो ऍक्ट आहे तर तो 2016 मध्ये आलेला आहे. तर RPWD म्हणजे काय इथे दिलेलं आहे बघा. RPWD म्हणजे हे बघा, राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज, राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट 2016. तर 1995 मध्ये होता तो, 2016 मध्ये आलेला है। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए। म्हणजे अगोदर RPWD नावाचा ऍक्ट हा 7च विकलांगतांसाठी होता, 7 प्रकारच्या, आता मात्र 21 प्रकारच्या विकलांगतांसाठी आहे। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स और TLM आदि टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवा देना, तर ही सगळी युक्तिया त्याच्यासाठी शोधली गेलेली आहेत। तर तुम्हाला इथे चित्रामध्ये दिसतंय बघा, त्या विद्यार्थ्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठीचा तो प्रयत्न आहे। त्यानंतर लोकोमोटर डिसॅबिलिटी, तर गामक किंवा गतिमान अक्षमता, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तू ना पकड़ पाने की अक्षमता आदि। तो याच्यामध्ये चालणं, पळणं, एखादी वस्तू पकडता न येणं, या अक्षमता ज्या असतात त्यांना लोकोमोटर डिसॅबिलिटी म्हटलं जातं। आता EL थॉर्नडाईक जो आहे, तर हा अशा पद्धतीने हा होता तुमचा थॉर्नडाईक, ज्याचं आपण पुन्हा पुन्हा नाव घेत असतो, अतिशय हुशार व्यक्तिमत्व होतं। त्या थॉर्नडाईक यांनी जो सिद्धांत मांडलेला आहे, तर तो थॉर्नडाईक यांनी त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी मांडलेली आहे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर नाम का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसकी अनुक्रिया करेगा, वह जब बार बार अनुक्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। म्हणजे कुठलाही व्यक्ती जो असतो, उदाहरणार्थ तुम्ही सायकल कशी शिकलात, टू व्हीलर कशी शिकलात, फोर व्हीलर कशी शिकलात, हे जर तुम्ही बघितलं तर त्याच क्रिया पुन्हा पुन्हा आपल्याला पुन्हा पुन्हा बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखने वाला है। एक प्रयोग त्यांनी दिलेला है। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। तर थॉर्नडाइक ने काय केलं, एका उपाशी मांजरीला या बॉक्स मध्ये बंद केलं, बाहेर एक मरी मछली रख दी, मेलेली एक ज्याला म्हणे मासा, मछली रख दी, पिंजरे में एक दीवार लीवर लगा दिया जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख में मारे छटपटाती थी, इधर उधर घूमती, अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता तो गेट खुल जाता और बिल्ली अपने लक्ष्य को तक पोहोच जाती। म्हणजे मग त्या थॉर्नडाईकने अशा पद्धतीने प्रयोग केलेला आहे, तर ज्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की, तर याच्यामध्ये असं दिसतंय की ही मांजर तिथे बरोबर पोचायला लागली आणि मग एकदा तिला, त्या मांजरीला समजलं की आपण जर हा लिव्हर दाबला किंवा याच्यावर आपला पाय पडला तर 100% हा दरवाजा उघडणार आणि आपल्याला मासा खाता येणार। म्हणजे तिला ते माहिती झालं आणि मग ती क्रिया पुन्हा पुन्हा करून ती मांजर त्या माशाला खाऊ लागली। ये प्रयोग सिद्धांत ये बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। म्हणजे हा प्रयोग आपल्याला असं शिकवतो की जेवढा आपण प्रयत्न करणार तेवढं आपल्याला लक्ष्य प्राप्त होण्यासाठी मदत होईल। थॉर्नडाईक के 2 नियम है, एक प्रायमरी लॉ आहे आणि एक सेकंडरी लॉज आहेत। तर त्याने प्राथमिक 3 प्रकारचे नियम मांडलेले आहेत। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा सीखेंगे। म्हणजे तो असं म्हणतो की जेवढा तुम्ही अभ्यास कराल, जेवढा तुम्ही प्रयत्न कराल तेवढा ती गोष्ट तुम्ही शिकणार।
याला लॉ ऑफ एक्सरसाइज म्हणतात. लॉ ऑफ रेडीनेस म्हणजे तयारीचा नियम. यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे. आणि तीसरा आहे प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट. यह नियम ये बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, सीखना असंतोषजनक नहीं होता. तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है. म्हणजे समजा एखादा विद्यार्थी आहे, तो सुरुवातीला लिहायला त्याला अडचणी आल्या, तुम्ही त्याला रागवलात, तर त्याचा त्या शिकण्यावरचा विश्वास उडून जाईल. पण त्याला जर तुम्ही प्रेरणा दिली आणि तो शिकला, तर मग आपण त्याचं कौतुक केलं, तर तो चांगल्या पद्धतीने अजून शिकू शकतो. सो असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं था. थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है. गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स. इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं, तब उसके बाद उस कार्य करने की सही विधि मालूम हो जाती है. तर बहुप्रतिक्रिया का नियम काय, तर लॉ ऑफ मल्टिपल रिस्पॉन्स आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने ती गोष्ट शिकत असतात. आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन. इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित विभाजित करके तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है. याला लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन म्हटलं जातं. आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन. इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते, इससे अधिगम अधिक सुखा और सरल हो जाता है. मग गाडी शिकणं असो, पोहणं असो, कुठलीही गोष्ट असो, तर लॉ ऑफ एसिमिलेशन आपण वापरत असतो. मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन. यह नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे. अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे. म्हणजे जेवढं तुम्ही डिस्पोजिशन कराल, अभिवृत्ती दाखवाल, तेवढं ती गोष्ट तुम्ही लवकर शिकाल. सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना. जी क्रिया तुम्ही आधी केली ती पुन्हा पुन्हा करणे, त्याला लॉ ऑफ असोसिएटिव्ह शिफ्टिंग असं म्हटलं जातं. आता एरर्स काय आहेत, ज्या चुका होतात त्या काय आहेत. बच्चों को एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट आहे. मुलांनी चुका करणं हा त्यांचा पार्ट आहे, लक्षात ठेवा. पण आपली अपेक्षा असते की मुलांनी चुकू नये, असं नाहीये. तर मुलगा चुकला तर शिकेल, नाही चुकला याचा अर्थ तो व्यवस्थितरित्या शिकत नाही, असा त्याचा सरळ सरळ अर्थ होतो. म्हणून बच्चों को एरर उनके सीखने के प्रोसेस का पार्ट है. ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है. स्टूडेंट के एरर्स करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है. म्हणजे जर विद्यार्थ्यांनी चुका केल्या तरच आपल्याला समजतं की या मेकॅनिकल ड्रिलची त्यांना गरज आहे. चला पुढचं कोण वाचतंय, थोडं वाचता तुम्ही. अल्बर्ट बंधुरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत. कोणी आहे वाचणार? तर मी वाचू का? वाचा वाचा. अल्बर्ट बंडुरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी. अल्बर्ट बंडुरा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है. इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है. इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है. अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी. सेकंड, अनुकरण करना, दैट इज इमिटेशन. थर्ड वन, मॉडलिंग. इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडुरा ने बोबोडॉल पर प्रयोग किया. इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई. पहली फिल्म प्यार,
पे आधारित थी, दूसरी फिल्म समाज पे आधारित थी और तीसरी फिल्म हिंसा पे आधारित थी। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग: अटेंशन अवधान, देन रिटेंशन धारण, रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन एंड मोटिवेशन अभिप्रेरणा। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, आईपी पावलोव, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित निर्धारित कर देता है तो वह सामान्य प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा, जिनका वह उत्तेजना बढ़ा सॉरी जिनका वह उत्तेजना बढ़ने पर करता था। पावलो ने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, और जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लाल टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग: उद्दीपक सामान्यकरण स्टिम्युलस जनरलाइजेशन, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिम्युलस के प्रति क्रिया सीख लेती है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लाल टपकाना शुरू कर देता है। सेकेंड, विलोपन, दैट इज एक्सटिंक्शन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज आने के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। थर्ड वन इज विभेद, दैट इज डिस्क्रिमिनलाइजेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच में विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के आवाज के बाद खाना मिलेगा। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। इसलिए इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर और उसके बाद कबूतर पे किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था, और उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लग जाती तो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है और बाद में उद्दीपन दैट इज स्टिमुलस मिलता है।
जैसे जैसे पुनर्बलन दैट इज रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन दैट इज रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन दैट इज रीइंफोर्समेंट करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा साइकिल और मोबाइल देना। पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन दैट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा इत्यादि। सेकेंड वन इज नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना आदि। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी यह क्रिया दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन अनुसूची के दो प्रकार होते हैं, सतत पुनर्बलन अनुसूची दैट इज कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। सेकेंड वन आंशिक पुनर्बलन अनुसूची दैट इज पार्शियल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए ही दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह कुछ सवालों पर तारीफ करना। देन मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसोशल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप में होकर गुजरता है। फर्स्ट स्टेप विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। स्टेज ईयर 0 to 1.5 और 2 years। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। सेकेंड वन स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा, शक दैट इज autonomy versus shame doubt। stage in the year 1.5 year to 2 to 3 years। स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं, स्वायत्ता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगे, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वायत्ता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। थर्ड स्टेज पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एज ईयर 3 to 6 year। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उससे उत्सुकता को दबा देते हैं या उसको डांट देते हैं तो दोष भाव गिल्ट फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, 6 to 12 years। उत्तर बाल्य अवस्था, इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे ने कोई काम किया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। फिफ्थ स्टेज पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ईयर इज 12 to 18 years। किशोर अवस्था, इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है
दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते। 6 स्टेज आत्मीयता बनाम अलगाम, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 to 35 years, व्यस्कावस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने के वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। 7th स्टेज जननात्मकता बनाम स्थिरता, दैट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, 18 to 65 years, मध्य व्यस्कावस्था। जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की बात सोचते हैं। दूसरी तरफ लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। 8th स्टेज संपूर्ण बनाम निराशा, दैट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 के ऊपर प्रौढ़ावस्था। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि सफलताएं ज्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है तो वो उसमें निराशा आ जाती है। थैंक यू मैडम। अल्बर्ट बंधुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थेरी हा आहे अल्बर्ट बंधुरा। हे मनोवैज्ञानिक तज्ञ होते, तर कनाडा में राहत होते। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत में दूसरों को व्यवहार देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। म्हणजे समाजामध्ये जे व्यवहार मान्य आहेत त्यांना ऍक्सेप्ट केलं जातं आणि जे समाजामध्ये अमान्य आहेत त्यांना नाकारलं जातं। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन एंड मॉडेलिंग, या 3 नावांनी ओळखलं जातं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण करना और मॉडलिंग। इनके प्रयोग अल्बर्ट बंधुरा ने बोबो डॉल पर किया। इसमें उन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई। तर हा जो प्रयोग त्यांनी केला होता तो कुठल्या डॉलवर केला होता हा प्रश्न विचारला जाईल। तर अल्बर्ट बंधुरा यांनी जी काही थेरी मांडली, सोशल लर्निंग थेरी, त्यासाठी त्यांनी बोबो नावाच्या डॉलवर एक प्रयोग केला होता। तो बघा, पहिल्या डॉल मध्ये प्यार, समाज और हिंसा। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग, पहले अटेंशन होता है, फिर रिटेंशन होता है, मग रिप्रोडक्शन होता है, मोटिवेशन होता है। पहिले अवधान असतं, मग धारणा होते, मग पुनरुत्पादन होतं आणि मग अभिप्रेरणा होते। तर स्टेजेस ऑफ लर्निंग शिकण्यासाठी 4 स्टेजेस त्याने सांगितले आहेत, अटेन्शन, रिटेन्शन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। नंतर पावलोवने थेरी मांडली ती शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, म्हणजे त्याने मांडलेली थेरी जी आहे ती क्लासिकल कंडिशनिंग आहे। आईपी पावलोव हे एक रूसी वैज्ञानिक थे, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। म्हणजे जर तुम्ही मोटिवेशन दिलं तर आणि सिग्नल निर्धारित करून दिले तर मग त्या पद्धतीने प्रतिक्रिया येतील आणि उत्तेजना वाढेल। 1904 मध्ये त्यांना नोबेल पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे। त्याने काय केलं, पावलोव यांनी काय केलं, कुत्र्यावर प्रयोग केला। पावले ने अपना कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लाळ यायला सुरुवात झाली। जब वो कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले घंटी बजा देता था।
कुछ दिनों के बाद कुत्ते को लगने लगा कि घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा. जैसे ही घंटी बजने लगी तशी त्याच्या तोंडातून ती लाळ यायला लागली. अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर देती. इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है. तर अशा पद्धतीने कशा पद्धतीने पॅव्लोवने प्रयोग केलाय बघा. तर अनकंडिशनल स्टिम्युलसच्या वेळेस काय होतं, अन्न द्यावं लागत होतं. अन्न द्यावं लागलं तर तोंडात त्याच्या लाळ यायची. मग कंडिशनल स्टिम्युलस तयार केलं त्याने, बेल वाजवली. सुरुवातीला काही वाटलं नाही, पण नंतर त्याला लक्षात आलं की अन्न केव्हा मिळतं, जेव्हा घंटी वाजवली तेव्हा. आणि मग नंतर काय केलं, पॅव्लोवने ते अन्न देणं थांबवलं आणि मग फक्त घंटी वाजवली तरी कुत्र्याच्या तोंडातून लाळ यायला लागली. तर अनकंडिशनल रिस्पॉन्स, कंडिशनल रिस्पॉन्स अशा पद्धतीने तयार होत असतात. स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडिशनिंग, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिम्युलस जनरलाइजेशन. जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, उसे उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों को भी प्रतिबी व म्हणजे जसं त्याला एकदा अन्न दाखवलं, लाळ आली, नंतर घंटी वाजवल्यावर अन्न मिळतं, हे ज्याला समजलं, तर अशा पद्धतीने या विविध घटकांविषयी सुद्धा एक संबंध प्रस्थापित होत असतात आपल्या जीवनामध्ये. तोच सिद्धांत त्यांनी मांडलेला आहे. दुसरा आहे विलोपन, एक्सटिंक्शन. अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है. जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना न दिया जाए तर कुत्रा बघेल बघेल की हे नुसती घंटी वाजवत आहे, मला खायला देतच नाहीये. हळूहळू मग त्याचा सुद्धा विश्वास उडेल आणि तो समजून घेईल की आता घंटी जरी वाजली तरी त्याच्या तोंडातून लाळ येणार नाही. विभेद काय होतो, डिस्क्रिमिनेशन. इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस आणि अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है. मग तो शोधून काढतो हे असं का होतंय. बहुत सारी घंटियां बजने के बाद कुत्ता यह पहचान जाता है की किस घंटी की आवाज के बाद भी खाना मिळेल. म्हणजे इथपर्यंत त्या प्रयोगाचं सक्सेस आहे, म्हणून त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळालेलं आहे. त्यानंतर बी.एफ. स्किनर यांनी जो सिद्धांत मांडला तो ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी. इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर ने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है. बी.एफ. स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया और चूहे के बाद कबूतर पर किया. इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था. जब लीवर दबता था तो चूहे को भूख लगी तो वह उधर घूमने लगा. अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया. इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, खाना दोबारा आ गया. इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता था तो उसका खाना मिल जाता था. इसी ही क्रिया से प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं. इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले रिस्पॉन्स होता है, बाद में स्टिमुलस मिलता है और फिर रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है. वैसे वैसे इसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती रहती है. सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है. पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है. जैसे पेपर का पास करने पर पेरेंट्स द्वारा सायकल या मोबाईल देणं, तर त्यातून पुनर्बलन होतं. पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन. पॉझिटिव्ह रेनफोर्समेंट, भोजन, पाणी, नोकरी, प्रशंसा. नकारात्मक, दंड देना, मना करना, डांटना. प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया नहीं दोहराता. पुनर्बलन अनुसूची ये दो प्रकार की होती है. सतत पुनर्बलन अनुसूची, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल. इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना. और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची जो होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवालों की जगह कुछ सवालों पर तारीफ करना. बाकी इरिक इरिक्सनचा जो सिद्धांत आहे सायको सोशल डेव्हलपमेंट, तो उद्या बघूया. आता आपण थांबूया, बराच उशीर झालाय. सो गुड नाईट, शुभरात्री, थँक्यू. सर, हेलो हेलो सर. हा बोला मॅडम.
सर ते रेकॉर्डिंग टाकलं नाही का काही हा लेक्चर्सचं? नाही ते ना थोडा टेक्निकल इश्यू होता. तर ओके उद्यापासून सुट्ट्या लागतील मला. तर 3 लेक्चर तुम्हाला मिळून जातील सगळे. ओके ठीक आहे चालेल. ओके. हा. त्यामुळे थोडं 1-2 दिवस जरा रिझल्टची तयारी चालू नाही होती ऍक्च्युली माझी. आम्ही अटेंड नाही करू शकलो थोडा नाही फॅमिली नाही नाही ते सगळे लेक्चर्स मिळतील. माझे ना रिझल्टची तयारी चालू होती. ओके उद्यापासून ठीक आहे हॉलिडे आहे चालेल त्यामुळे सर आता तुम्हाला भरपूर वेळ देता येईल मला. ठीक आहे चलो. चालेल सर. ओके. कालचा व्हिडिओ पण पाहिजे होता. सगळे मिळतील मॅडम सगळे. उद्या हा मला आहे ठीक ना आहे. उद्या दुपारनंतर फ्री होणार आहे मी. तर मग मला वेळ देता येईल तुम्हाला. सगळे व्हिडिओ पण पाठवतो. ठीक आहे सर. गुड नाईट. शुभरात्री. गुड नाईट.